हेलो एवरीवन, एसडी केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में भी आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस परीक्षाओं की घड़ियों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का निचोड़। जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं जो एग्जाम्स में आ सकती हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि पूरे टॉपिक पर हम एक साथ बात करने वाले हैं। उसके सभी मेजर पॉइंट्स आपको जो है बताने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक सहायक होगा। तो इसी के साथ आज हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गाइस, आप जानते हैं कि जो भी, जैसे कि आपने सेल के बारे में सुना होगा सेल के बारे में सबसे पहली बात तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं आज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हिंदी में मतलब होता है वैद्युत रसायन, जिसे आप हिंदी में भैया वैद्युत रसायन कहते हैं। जी हाँ, वैद्युत रसायन कहते हैं। तो आप इस वैद्युत रसायन में आपने सेलों का नाम सुना होगा कि जो हमारे वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें हम गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। तो देखिए, जब भी किसी धातु की छड़ को हम उसी धातु के आयनों के विलयन में डुबोते हैं तो वो छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे छड़ और विलयन के बीच विभवांतर कार्य करने लगता है। उस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जी हाँ, और अगर इसी में आप मानक कंडीशन लगा दें, स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्था, यानी कि 25 डिग्री शीताप और 1 मोलर कंसंट्रेशन कर दिया जाए विलयन का, तो उसी इलेक्ट्रोड विभव को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब भी आप धातु की छड़ को धातु आयनों के विलयन में डुबोते हैं तो उस प्रकार से विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे आप इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कहलाता है भैया नष्ट समीकरण, या नर-नष्ट समीकरण भी कहते हैं। से इलेक्ट्रोड विभव को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, स्टैंडर्ड यानी मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जी हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन नर-नष्ट इक्वेशन कहलाता है। उसके लिए इलेक्ट्रोड पर होने वाली आपको अर्ध सेल क्रिया लेनी पड़ती है, जो कि ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, राइट। तो मान लीजिए कि मेटल आयन है ये, और ये n इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड मेटल में। एक्वस में ये आयन है, जली विलयन में आयन है, धातु आयन के विलयन में ही आपको धातु की छड़ को डुबोना है। तो ये प्रक्रिया
रिडक्शन है जो कि एक अर्ध सेल पर होने वाली प्रक्रिया है, रिडक्शन जिसे आप अपचयन कहते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए आप जो है नर्नेस्ट इक्वेशन इस इलेक्ट्रोड के लिए लिख सकते हो, E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF और ln MS कंसंट्रेशन अपॉन MN प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, राइट। तो सॉलिड स्टेट में ये शुद्ध अवस्था में कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे आप, तो भैया E बराबर हो जाएगा E0 माइनस RT अपॉन NF और इसको आप लिख सकते हैं ln 1/mn प्लस कंसंट्रेशन। जी हाँ, अब ln होता है log E, log 10 में बदलेंगे तो E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF। जी हाँ, और अब आप लिख सकते हैं भैया log 10 1/mn प्लस कंसंट्रेशन। इतना ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिलेशन ही आपसे पूछ दिया जाता है। आज की क्लास में हम बिल्कुल मोस्ट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, पूरे चैप्टर पर एक साथ बात करने वाले हैं। अगर आप इसका डिटेल अध्ययन चाहते हैं तो इसके हमारे अलग अलग वीडियो डले हुए हैं, उनको देखिएगा। तो देखिए, जब भी हम छड़ को डुबोते हैं, किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में या उसी धातु आयनों के विलयन में डुबोते हैं तो वो निकाय अर्धशैल कहलाता है। और वहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी, या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या रिडक्शन रिएक्शन होगी, वो अर्धशैल रिएक्शन कहलाएगी, अर्धशैल अभिक्रिया कहलाएगी। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विभव स्थापित हो जाएगा। उसी इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बीच संबंध दर्शाता है नर्नेस्ट समीकरण। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन विभव, E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, R गैस नीयतांक है, T परमताप है और N ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। और F क्या है भैया? फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नीयतांक है ना, फैराडे नीयतांक है। और Mn प्लस कंसंट्रेशन धातु आयनों की क्या है भैया? सांद्रता है। तो अब इस नर्नेस्ट इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, जनरल फॉर्म है इसकी। अब वो जनरल फॉर्म क्या है भैया? E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF और log 10 Q, ये Q कहलाता है अभिक्रिया भागफल। Q क्या कहलाता है भैया? Q अभिक्रिया भागफल कहलाता है। जी हाँ, अभिक्रिया भागफल कहते हैं Q को आप, अभिक्रिया भागफल कहते हैं, जिसका मतलब होता है उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। जी हाँ, तो यहाँ पर इस साइड उत्पाद, इसको उत्पाद कहते हैं, अभिकारक टाइप का, तो इसकी सांद्रता बटे इसकी सांद्रता। इस तरह से अभिक्रिया भागफल है Q, है ना। अब आप मान लीजिए कोई सेल दिया है, गैल्वेनिक सेल है, क्या है भैया? गैल्वेनिक सेल है, जैसे कि गैल्वेनिक सेल है। और गैल्वेनिक सेल में तो भैया पूर्ण सेल होता है ये तो पूर्ण सेल क्रिया होगी। तो सपोज डेट के गैल्वेनिक सेल में इस टाइप की कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, CCDD इस टाइप की रिएक्शंस हो रही है। तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन में मान लीजिए n मोल इलेक्ट्रॉन्स का, n मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है भैया? स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, मान लीजिए स्थानांतरण होता है। जी हाँ, तो देखिए गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल या बोल्टी सेल में जो क्रिया होगी वो पूर्ण क्रिया होगी। एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, दो अर्ध सेलों से एक पूर्ण सेल बनता है। तो जो पूर्ण सेल क्रिया होगी वहां पर आप मान सकते हैं कि इस क्रिया में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर n मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर अब आप नष्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, नष्ट समीकरण लगा सकते हैं, सेल विभव निकाल सकते हैं। तो भैया सेल विभव कितना आ जाएगा? ई सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और ये आपका हो जाएगा log 10 बेस Q।
यहाँ पर आपका Q काम आएगा अभिक्रिया भागफल Q। अब इस अभिक्रिया भागफल Q को आप कैसे निकाल सकते हैं? जो ये सेल रिएक्शन दी है ना, इस सेल रिएक्शन की सहायता से आप ये अभिक्रिया भागफल Q निकाल सकते हैं, राइट। बहुत ही सरल चीज है भैया। इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बीच संबंध, नष्ट का समीकरण E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10Q या 1/mn प्लस कंसंट्रेशन। और सेल है तो सेल में आप ई सेल ले लेंगे, E0 सेल ले लेंगे, मतलब सेल का सेल विभव मानक सेल विभव इस तरह से। और इलेक्ट्रोड है तो फिर इलेक्ट्रोड विभव में भी संबंध हो जाता है। ये सभी नष्ट समीकरण के ही रूप हैं। इलेक्ट्रोड के लिए E बराबर E0 माइनस है ना 2.303 RT/NF log 10Q और सेल के लिए E सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF और log 10Q। तो अब सेल में सेल अभिक्रिया हो रही है तो उससे Q निकालिए। उत्पाद की सांद्रता कंसंट्रेशन C है ना, कंसंट्रेशन D। अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B। स्टाइकियोमेट्री कांस्टेंट ये आपके पावर में आ जाएंगे, C पावर C, D पावर D, A पावर A, B पावर B है ना। कंसंट्रेशन पावर में आ जाएंगे, ये स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट माने जाते हैं आपके। तो ये Q आ गया, इस Q की वैल्यू आप रख देंगे तो भैया E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल और माइनस 2.303 RT/NF और कितना हो जाएगा log 10Q की जगह कंसंट्रेशन C पावर C कंसंट्रेशन D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन A पावर A और कंसंट्रेशन B पावर B। जी हाँ, इस तरह से कोई भी मतलब कि आपको सेल दिया हो, गैल्वेनिक सेल हो, उसमें n मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा हो तो वहाँ पर सेल विभव मानक सेल विभव के बीच ये नष्ट समीकरण लगा सकते हैं, संबंध लिख सकते हैं। इसी से आप इसके सवाल लगाएंगे, राइट है। अब देखिए, अगर इसी सेल को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए, एक छोटा सा तार जोड़ के छोड़ दिया जाए तो सेल का जब सेल का जो सेल विभव है ना, कि यदि जो सेल का सेल विभव है वो जीरो हो जाता है, मीन सेल डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस समय आपकी जो ये रिएक्शन है सेल रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। जो ये सेल रिएक्शन हो रही थी ना वो कुछ समय के लिए आपकी ये रिवर्सिबल हो जाती है सेल रिएक्शन। जी हाँ, तो ये रिवर्सिबल हो जाती है। तो इन दिस केस जो आपका Q है वो Kc कहलाने लगता है। Q बराबर क्या हो जाता है? Kc हो जाता है। तो अगर आप E सेल यहाँ 0 रख दें तो भैया हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF और ये आप यहाँ लिख सकते हैं log 10 Kc। तो इस तरह से आप Kc में संबंध निकाल सकते हैं भैया। तो ये आ जाएगा आपका E0 सेल बराबर 2.303 RT/NF, पक्षांतर कर दिया है दोस्तों, log 10 Kc। तो ये आपका Kc और E0 सेल के बीच एक रिलेशन आ जाता है। इसको पक्षांतर करके इसका सही रूप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और होती है भैया, अगर आप टेम्परेचर 25 डिग्री C लेते हैं, 25 डिग्री C का मतलब है कैपिटल T 298.15 केल्विन, क्योंकि आप जब इसे कैपिटल T में बताते हैं 25 डिग्री C को तो आप 273.15 जोड़ते हैं तो आपका 298.15 केल्विन हो जाता है। तो और फेराडे कांस्टेंट एक फेराडे का वैल्यू रखते हैं आप 96,500 है ना, या 96,485 कूलाम प्रति मोल। फेराडे क्या होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उससे एक फेराडे कहते हैं। तो कूलाम प्रति मोल, ये इतना फेराडे का वैल्यू होता है। ये सब चीजें यहाँ पर जब आप रख देते हो तो एक फॉर्म और निकल के आती है ई सेल नष्ट की ही फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म 25 डिग्री C पर। जी हाँ, 25 डिग्री C ताप पर एक और फॉर्म निकल के आती है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n 591, ठीक है, log 10 Q।
जी हाँ, ये फॉर्म आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, 25 डिग्री सी पर। और इसी फॉर्म का यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया ई नॉट शेल बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन एन, है ना, और log 10 केसी, ऐसा भी बना सकते हो भैया। तो अब देखिए यहाँ पर आपने आर का मान रख दिया है, टी का मान रख दिया और एफ का मान रख दिया, और इसको क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान देना है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, इसके अलावा उनमें संबंध दर्शाने वाला नष्ट समीकरण, गैल्वेनी सेल के सेल विभव के लिए डेरिवेशन, यही था आपका नष्ट इक्वेशन, और साम्य स्थिरांक के लिए डेरिवेशन। तो ऐसे ही करना है आपको, एक गैल्वेनी सेल मान लेना है और उसमें सेल अभिक्रिया मान लेनी है कि माना कोई गैल्वेनी सेल है जिसमें निम्न सेल अभिक्रिया होती है और n मूल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और क्रिया लिख के अभिक्रिया भागफल निकाल लोगे, फिर आप सीधे नष्ट इक्वेशन से उसका सूत्र लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर केसी का डेरिवेशन है तो आप ई सेल को 0 कर दोगे तो Q बराबर केसी हो जाएगा, तो उससे आपका जो है केसी का सूत्र भी क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपने जाना इलेक्ट्रोड विभव के लिए भैया E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और क्या होता है, log 10 बेस Q होता है, ठीक है। और अगर सेल के लिए लिख रहे हो तो भैया ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, और माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और भैया log 10 कितना होता है, Q होता है, ठीक है। और इसी तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हो, अगर 25 डिग्री सी पर 25 डिग्री सी ताप पर लिख रहे हो इस चीज को, तो आप लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन एन और log 10 भैया Q। ध्यान रखेंगे, ये आपके नष्ट इक्वेशन है, ये रिलेशन है। इसके बाद जब भी एक गैल्वेनी सेल कार्य करता है तो आप गैल्वेनी सेल से विद्युत प्राप्त करते हो। जी हाँ, तो गैल्वेनी सेल के अंदर क्या होती है, रिएक्शन होती है, और मतलब कि क्रिया होती है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो इस दौरान सेल क्या करता है भैया, वैद्युत कार्य करता है। सेल बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रेषित करता है और वैद्युत कार्य करता है, और सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में, सेल के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में के बराबर होता है, या सेल की मुक्त ऊर्जा में क्या होती है भैया, कमी होती है। तो मतलब मुक्त ऊर्जा में कमी के संगत होता है, यानी डेल्टा जी बराबर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत, है ना, वैद्युत कार्य मतलब सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य उसकी गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या गिब्ज मुक्त ऊर्जा में कमी के संगत होता है। जब भी हम सेल से विद्युत प्राप्त करते हैं, सेल द्वारा विद्युत कार्य किया जाता है और उसकी मुक्त ऊर्जा में क्या होती है भैया, कमी होती है। अब मान लीजिए कि सेल n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है भैया, n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है बाहरी परिपथ में। जब सेल कार्य कर रहा है तो सेल बाहरी परिपथ में n मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। अब आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, जी हाँ, कितना होता है, 1 फैराडे होता है। तो भैया n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा बताइए जरा, n फैराडे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, n मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश n फैराडे हो जाएगा। अब सेल का जो विभव है, वोल्टेज, वो भैया ई सेल है, ऐसा मान लिया। सेल का वोल्टेज कितना है, ई सेल है। तो अब आप जो है सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य निकाल सकते हो। अब निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के अनुसार। जी हाँ, तो अब यहाँ आप सेल को
एक निकाय मानिए, एक सिस्टम मानिए, एक तंत्र मानिए, तो भैया सेल द्वारा जो किया गया कार्य है ना वो ऋणात्मक होगा। आप अपनी तरफ से यहाँ माइनस लगा देंगे और वो काय के बराबर, पहले आप सूत्र लिख दीजिए, आवेश, आवेश गुणा विभव के बराबर होगा कि नहीं सूत्र के हिसाब से। तो आवेश भैया एन फैराडे है और विभव कितना है भैया ई सेल है, और अपनी तरफ से आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो डब्लू वैद्युत बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डब्लू वैद्युत है ये डेल्टा जी के बराबर है। गिब्ज मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर डब्लू वैद्युत यानी वैद्युत कार्य, और तो डेल्टा जी बराबर वैद्युत कार्य कितना आया, माइनस एन एफ और ई सेल। जी हाँ, इतना आ गया है आपका वैद्युत कार्य। मानक अवस्थाओं पर कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ और ई नॉट सेल। जी हाँ, इतना हो जाएगा मानक अवस्थाओं पर, ठीक है। तो ये गिब्ज मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध है, या मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा और मानक सेल विभव में क्या है भैया, संबंध है, रिलेशन है दोनों में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, सेल में किस तरह की क्रिया होगी, सेल कार्य करेगा कि नहीं करेगा, ये ओवरऑल कंडीशन पता चल जाती है और हमें यहाँ से एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन बनता है वो समझ आ जाता है। तो देखिए, क्रिया की फेजिबिलिटी पता चल जाती है, संभाव्यता पता चल जाती है, संभाव्यता, संभाव्यता यानी फेजिबिलिटी, फेजिबिलिटी पता चल जाती है कि फेजिबिलिटी संभाव्य होगी क्रिया के नहीं होगी। तो उसके लिए आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो सेल अभिक्रिया होगी, सेल कार्य करेगा, बाहरी परिपथ में विद्युत प्राप्त होगी। और अगर भैया डेल्टा जी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो सेल कार्य ही नहीं करेगा। ये कंडीशन विद्युत अपघटनी सेल के संगत होगी। और अगर डेल्टा जी भैया, डेल्टा जी बराबर कितना आता है, 0 आता है, तो वहाँ पर रिएक्शन साम्य अवस्था में होगी, सेल विभव वहाँ 0 हो जाएगा, राइट। तो अब आप यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं सेल के विभव से कि अगर सेल विभव धनात्मक है तो डेल्टा जी ऋणात्मक आएगी, सेल अभिक्रिया संभाव्य होगी। अगर सेल विभव ऋणात्मक है तो डेल्टा जी प्लस का आएगा। भैया सेल जब माइनस में है ना तो वो कैसे कार्य कर सकता है ना। और अगर ई सेल 0 आ जाए तो ये आपका डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा। अभी 0 के लिए बताया था कि क्यू बराबर क्या हो जाता है, केसी हो जाता है। तो ये गैल्वेनी सेल, उसके सेल विभव यानी नष्ट समीकरण से संबंधित अध्ययन था विद्युत रसायन के अंतर्गत। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से आपके रिलेशन पूछ दिए जाते हैं या फिर आपसे इसका सवाल पूछ दिया जाता है, तो इन्हीं सूत्रों से सवाल हल होगा। क्यू केसी पूछा जा सकता है, ई या ई सेल पूछा जा सकता है, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट पूछा जा सकता है, या संभाव्यता पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध जाना आपने, सेल विभव का डेरिवेशन जाना है ना, और सेल के लिए साम्य स्थिरांक केसी का समीकरण जाना। और जब एक गैल्वेनी सेल कार्य करता है तो उसकी गिब्ज मुक्त ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है उसका भी सूत्र आपने जाना, ठीक है। और अब उसमें आप डेल्टा जी नॉट और केसी के बीच आप रिलेशन भी चाहें तो निकाल सकते हैं। दोनों के सूत्र आपको पता चल गए हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता, अब यहाँ से उसी का नेक्स्ट पोर्शन मतलब स्टार्ट हो जाता है। चालकता, वैद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, ओम का नियम क्या है। तो देखिए भैया, दो तरह के चालक होते हैं। जैसे ये आपका धात्विक चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये धात्विक चालक है, धातु का धात्विक चालक है, तो इसमें ये क्या है भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
आवेश वाहक का कार्य कर रहे हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इस वजह से इसको आप इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हो। क्या कहते हो भैया? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हो। ये चीज़ आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है। इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास कोई विलयन है, विद्युत अपघटनी विलयन, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल के इसमें विद्युत प्रवाहित कराई है, तो ये हमारे पास विद्युत अपघटनी विलयन है। तो इसमें भैया मुक्त आयन होते हैं, मुक्त आयनों के कारण यहाँ पर आपकी विद्युत धारा बहती है, मुक्त आयन गति करते हैं। तो यहाँ पर भैया मुक्त आयन होते हैं, मुक्त आयन विद्युत अपघटनी विलयन। इसी को आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक, जी हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं आप इसे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। मुक्त आयन है ये, तो इसको आप आयोनिक कंडक्टेंस, आयनिक चालक भी कहते हो। क्या कहते हो? आयनिक चालक भी कहते हो। ठीक है, आयनिक चालक कहते हो, है ना। तो अब ये जैसे ये इस तरह के इलेक्ट्रोड है आपके, इस तरह के इलेक्ट्रोड है, तो इसमें भी अनुप्रस्थ काट होगा। तो यहाँ पर एक काल्पनिक छड़ की बात की जाए तो एक काल्पनिक छड़ टाइप की बन जाती है, जिसको अगर आप जूम करेंगे तो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये एक ही संबंध है आपका कि जब भी हम किसी चालक में जैसे इलेक्ट्रॉनिक चालक है, तो उस चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो देखिए पहली बात तो जब चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित कराते हैं तो उसमें विद्युत धारा बहती है और वो आपस में समानुपाती होती है। ये बात ओम ने बताई थी। ठीक है, चाहे वो आपका धात्विक चालक हो, चाहे फिर वो आपका विद्युत अपघटनी चालक हो। जो चीज़ यहाँ चालक के सिरा कह रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच कहेंगे वही चीज़। ठीक है, यहाँ काल्पनिक छड़ मान सकते हैं आप, एक कल्पना कर सकते हैं इसी तरह के चालक की, इलेक्ट्रॉनिक चालक की। ठीक है, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कांस्टेंट आर आ जाएगा। इस आर को आप रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। ये कहलाता है आपका ओम का नियम। अब किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भैया चालकता कहते हैं, G बराबर 1/R। और उसी तरह जो चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाएंगे तो भैया L/A हो जाएगा, R बराबर L/A। अब वो R समानुपाती L/A, तो R बराबर हो जाएगा रो L/A। अब यहाँ पर जो ये रो आया है, ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर भैया निकाल सकते हो आप RA/L निकाल सकते हो। रो की चाहो तो यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हो। कैसे? L बराबर रख दीजिए 1 सेंटीमीटर, A बराबर रख दीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया रो बराबर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई के और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, ठीक है, ये आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है A, ये इसकी क्या है? लंबाई है चालक की। तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो B बराबर IR हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो R है वो चालक का क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो धारा में रुकावट डालता है। अब किसी चालक की चालकता का मतलब है कि उसमें विद्युत धारा कितनी सुगमता से बह रही है। तो जितना ही कम प्रतिरोध होगा भैया, उतना ही सुगमता से धारा बहेगी, है कि नहीं? तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो विद्युत चालकता होती है वो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। चालक का प्रतिरोध जितना ही कम होगा, विद्युत चालकता उतनी ज्यादा होगी। तो G बराबर 1/R और B बराबर IR। समझ गए? अब जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दिया, समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया रो। ये रो कहलाता है चालक के पदार्थ का। जी हाँ, चालक बदलने से नहीं बदलेगा, ये चालक का पदार्थ है।
बदलने से बदलेगा। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई के चालक के प्रतिरोध को ही आप उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। जी हाँ, तो इसी तरह चालक की जिस प्रकार से चालकता है G बराबर 1/r, उसी प्रकार से विशिष्ट चालकता होती है कापा बराबर 1/ρ। किसी चालक की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब रो का मान आप रख दीजिए, तो 1/RA/L रख देंगे, L ऊपर चला जाएगा तो कापा बराबर हो जाएगा 1/R इंटू L/A, 1/R इंटू L/A। सेल में जो चालकता सेल लिए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L मानी जाती है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A माना जाता है, जो कि नियत होता है ना। मतलब कि फॉर कंडक्टिविटी सेल, चालकता सेल के लिए, फॉर कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल के लिए क्या होता है भैया, सेल कांस्टेंट होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट बराबर होता है L/A। जी हाँ, तो L/A सेल कांस्टेंट होता है, तो भैया कापा बराबर हो जाएगा, कापा बराबर 1/R इंटू L/A है, तो L/A की जगह क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। जी हाँ, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ले सकते हो यहाँ पर आप G*, ठीक है, और ये 1/R तो G होता है। तो इस तरह से आप इन सूत्रों को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं, ये तो चालकताएं दोनों चालकों की होती हैं, चालकता, विद्युत चालकता और आपकी विशिष्ट चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में कि विद्युत अपघटनी विलयन में 2 और चालकताएं होती हैं जिनका नाम है भैया मूलर चालकता और तुल्यांक चालकता। जी हाँ, मूलर चालकता और तुल्यांक चालकता, ये इनका नाम है, मूलर चालकता और तुल्यांक चालकता। मूलर चालकता को आप लिखते हैं λm से, तुल्यांक चालकता को आप लिखते हैं λEq से। अब मूलर चालकता विद्युत अपघटनी विलयन की होती है, तुल्यांक चालकता भी विद्युत अपघटनी विलयन की होती है। मूलर चालकता की क्या डेफिनेशन है कि विलयन के निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मूल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मूलर चालकता कहते हैं। इसी तरह निश्चित आयतन के विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। अब इनमें रिलेशन होता है कापा में, ठीक है, तो मतलब कि विशिष्ट चालकता और इनके भी रिलेशन होता है, वो सूत्र आपको ध्यान रखना है। λm बराबर होता है कापा/C या कापा इंटू V लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह λEq बराबर भी होता है भैया कापा/C या कापा इंटू V लिख सकते हैं, राइट। और अब ये मूलर चालकता है, तो मूलरता से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मूलरता से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका λm बराबर हो जाएगा कापा इंटू 1000 बटे कैपिटल M यहाँ पर कहलाएगी मोलारिटी, मोलरता कहलाएगी, ठीक है, विद्युत अपघटनी विलयन की। इसी तरह लिख सकते हो आप λEq बराबर कापा इंटू 1000 बटे कैपिटल N। अब यहाँ पर जो एक कैपिटल N है ना, ये कहलाएगी नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता कहलाएगी, राइट। अब इसी तरह जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मूलर चालकताएं और तुल्यांकी चालकताएं ऑलरेडी उच्च होती हैं, लेकिन जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मूलर चालकताएं और तुल्यांकी चालकताएं कम होती है, क्योंकि वो कम आयनित होते हैं। लेकिन जब हम इन विलयनों को डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, तो जितना ही हम इनको पतला करते जाते हैं इनकी आयनन की मात्रा भी बढ़ती है, उसके साथ साथ इनकी मूलर चालकताएं तुल्यांकी चालकताएं बढ़ती हैं।
तो विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं के बारे में जो एक्सपेरिमेंट 1875 में किए हैं वो वैज्ञानिक कॉल राउश ने किए हैं। इस चैप्टर की शान, इस चैप्टर की जान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूल्स कॉल राउश का नियम। जी हाँ, कॉल राउश का नियम इस चैप्टर में सर्वाधिक मोस्ट है और इसको आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि आप तनुता बढ़ाते हैं तो ये दोनों चालकताएं बढ़ती हैं। तो किसी विद्युत अपघटनी विलयन की तनुता बढ़ाई जाए तो आयन स्वतंत्र रूप से जब तनुता हम अनंत कर देते हैं तो आयन स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तो मतलब सांद्रता लगभग शून्य कर दी जाए और तनुता बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, अनंत कर दी जाए। अनंत का मतलब बहुत ही पतला। तो जब विद्युत अपघटनी विलयन को बहुत पतला कर दिया जाता है, उसकी तनुता अनंत की ओर अग्रसर कर दी जाती है, सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर कर दी जाती है, तो विलयन में मौजूद प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करने लगता है, गति करने लगता है। फिर क्या धनायन क्या ऋणायन, प्रत्येक आयन कुल चालकता में एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो। विलयन की कुल चालकता धनायनों की चालकता और ऋणायनों की चालकता के योगफल के बराबर होती है। ये योगशील नियम चालकताओं का योगशील नियम कहलाता है। कॉल राउश का आयनों की, विद्युत अपघटनी आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम या कॉल राउश का नियम कहलाता है। जी हाँ, तो भैया जो कुल चालकता होती है ना अनंत तनुता पर, वो धनायनों की चालकता, धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और ऋणायन की भैया अनंत तनुता पर चालकता के योगफल के बराबर होती है। तो प्रत्येक आयन निश्चित मात्रा से योगदान करता है कुल चालकता में। जी हाँ, अब जैसे मान लीजिए CaCl2 दिया है तो ये आपका बनेगा Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर एक धनायन है 1 मोल में और आपका 2 ऋणायन है, तो यहाँ x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से ये आपका कॉल राउश का नियम है। और कॉल राउश के नियम की सहायता से आप प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात कर लेते हैं प्रयोग द्वारा और दुर्बल की निकाल सकते हो। उसका सवाल भी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉल राउश नियम से आप जो है वियोजन की मात्रा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें फिलहाल जो मोस्ट चीज़ें थी वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी हैं। बाकी अभी इसके क्वेश्चन शेष हैं, तो आप इसका अगला मतलब जो लेक्चर डलना है वो देखना ना भूलें और इसमें कमेंट करके बताएं। थोड़ा हमने जल्दी ही बताया है क्योंकि हमें पूरा कवर भी करना था कि जो जो चीज़ें आ सकती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा भैया, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव और उनके बीच संबंध दर्शाने वाले नष्ट समीकरण जाने, सेल विभव के लिए डेरिवेशन और आपका साम्य सेल के लिए साम्य स्थिरांक निकालना। इसके अलावा सेल की गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, सेल अभिक्रिया संभव होगी कि नहीं होगी, केस को भी जाना हमने। इसके साथ साथ हमने ओम का नियम, चालकताएं, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता के बारे में जाना इस चैप्टर में। साथ ही जाना हमने कॉल राउश का बहुत ही मोस्ट नियम के जब भी हम विद्युत अपघटनी विलयन की तनुता अनंत कर देते हैं तो उस विलयन में मौजूद प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से अभिगमन करने लगता है और विलयन की कुल चालकता में प्रत्येक आयन निश्चित मात्रा का योगदान करता है। ये एक्सपेरिमेंट 1875 में वैज्ञानिक कॉल राउश द्वारा किए गए हैं। इसके अनुसार अनंत तनुता पर विद्युत अपघटनी विलयन की कुल मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन का योगदान होता है और धनायनों की अनंत तनुता पर चालकता और ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकता के योगफल के बराबर होता है। ये योगशील नियम है चालकताओं का। ये योगशील नियम कॉल राउश का नियम या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। इस चीज को हमने जाना। इसके एप्लीकेशंस अभी बचे हैं जो कि क्वेश्चन टाइप में आते हैं, तो हमें नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है क्वेश्चंस जानने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो भाई नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। साथ ही आज का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।